नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र के सक्रिय उपायों से माओवादी गतिविधियों पर बहुत हद तक रोक लगी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर आतंकी केंद्र से पर्यटन केंद्र बनने के मार्ग पर आगे बढ़ा। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष की 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक राष्ट्र एक डिजिटल पुस्तकालय की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत का राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय विकसित किया जा रहा है। और आकाशवाणी आज शाम अटारी सीमा पर युवाओं और सीमा सुरक्षा बल जवानों के साथ भारत की G20 अध्यक्षता का उत्सव मनाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी गरीब भाई बहनों को स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि देश के करोड़ों लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत अब तक 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं। इसके तहत 14 अंकों वाली विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मान्यता देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अनुसंधान और नवाचार अमृत काल के दौरान देश को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अहमदाबाद IIM में आज स्वास्थ्य देखभाल की पहली शिखर बैठक के उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, लेकिन समय की आवश्यकता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को पूरा करने के लिए इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक बड़ा केंद्र बनाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार को नीतियों में संशोधन, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को ग्रामीण जनता की पहुंच में लाने और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाने तथा सरकारी खरीद में स्टार्टअप और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। हम स्टार्टअप की बात करें तो स्थिति क्या थी मुझे पता है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। हमने सोचा कि स्टार्टअप को हमें मदद करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, तो क्या करना चाहिए। तो हमने स्पेशल प्रावधान रखा कि स्टार्टअप को प्रायोरिटी देनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, क्वालिटी एश्योर करो, सप्लाई करो, ताकि हमारे स्टार्टअप आगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश का विकास और इसका भविष्य सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात आज भुवनेश्वर में लोक सेवा भवन में एक कार्यक्रम में कही। श्री शाह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कामाख्या नगर डुबुरी खंड को 4 रेल का बनाने और कालाहांडी जिले में मोटेर से बन्नेर लाडू गांव जाने वाली सड़क को चौड़ा और बेहतर करने के कार्यक्रम की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कई काम किए हैं। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की सक्रियता के कारण ओडिशा सहित देश भर में माओवादियों की गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। श्री अमित शाह ने कहा कि ओडिशा सरकार ने माओवाद के मुद्दे पर हमेशा केंद्र को सहयोग दिया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन और माओवाद नियंत्रण के मामले में ओडिशा सरकार को एक रोल मॉडल बताया। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के 4 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की
और कहा कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लेने के ऐतिहासिक फैसले के लिए देश की जनता प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ है। 5 अगस्त के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर धारा 370 को समाप्त कर और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ एक करने का ऐतिहासिक काम किया था। और उसके बाद आज कश्मीर न केवल मेन स्ट्रीम में आया है, कश्मीर के अंदर शांति है और विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने की आज चौथी वर्षगांठ है। अगस्त 2019 में आज ही के दिन तत्कालीन जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को केंद्र सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया था। इस राज्य को अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले जम्मू कश्मीर देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश था जिसमें अस्थायी व्यवस्था के रूप में अनुच्छेद 370 के प्रावधान से प्रदेश को विशेष स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद सभी केंद्रीय कानून और विभिन्न कल्याण योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू हो गईं। इस निर्णय से क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे विकास में तेजी आई। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने से जम्मू कश्मीर की नई यात्रा की शुरुआत हुई है और ये क्षेत्र आतंकियों के हॉटस्पॉट के स्थान पर पर्यटकों का हॉटस्पॉट बना, जिससे पहली बार रोजगार और विकास को प्राथमिकता मिलने लगी। श्री रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा कि G20 की बैठकों के आयोजन से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और जम्मू कश्मीर शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष की 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि आयात का माल इस वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना क्लियर किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि टैबलेट और लैपटॉप जैसे IT हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे उपकरण कंपनियों या व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किए जा सकेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी और व्यापारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। 2 दिन के इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण पर चर्चा की शुरुआत करना है। आज महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटीकरण के प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना होता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि एक राष्ट्र एक डिजिटल लाइब्रेरी के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का विकास किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है और सुगम हो रहा है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया विकसित किया जा रहा है ताकि वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तमिलनाडु और पुदुचेरी की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रही हैं। अपने दौरे के पहले दिन वे नीलगिरी जिले में मुदुमलाई बाघ अभ्यारण्य जाएंगी। वे ऑस्कर विजेता लघु फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स से जुड़े बोम्मन और बेल्ली से मिलकर उन्हें बधाई देंगी। राष्ट्रपति कल मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 आज शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास उतरने की संभावना है। भारत चंद्रमा पर अपना यान उतारने वाला विश्व का चौथा देश होगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला पहला देश होगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली ने आज शाम पंजाब के अटारी बॉर्डर पर युवाओं के साथ मिलकर एक रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम दोपहर बाद 4 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में नेहा वत्स खंकरियाल अपनी टीम के साथ देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगी। इनमें विभिन्न भाषाओं में हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं गीत और वंदे मातरम की प्रस्तुति भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान G20 गान आकर्षण का केंद्र रहेगा। कार्यक्रम में अमृतसर के खालसा कॉलेज के विद्यार्थी गिद्दा और भांगड़ा नृत्य के जरिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य को दर्शाएंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता की मूल विषय वस्तु यही है। कार्यक्रम के दौरान बीटिंग रिट्रीट में सीमा सुरक्षा बल के जवान शामिल होंगे। आकाशवाणी की ओर से 8 अगस्त को हरियाणा के गुरुग्राम में द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कई कार्यक्रम होंगे। इस वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन निर्धारित है। त्रिपुरा आजादी का अमृत महोत्सव के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होगा। सूचना और संस्कृति सचिव डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्ती ने कल राजधानी अगरतला में ये जानकारी दी। ये अभियान जन भागीदारी के साथ 9 से 30 अगस्त तक देश भर में चलाया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल यूक्रेन में जारी संघर्ष का समाधान निकालने पर फोकस करने की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए आज जेद्दाह पहुंचे। लगभग 40 देशों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन में रूस का युद्ध समाप्त कराने के लिए भावी शांति समाधान के लिए प्रमुख सिद्धांत बनाना है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी तेज से बहुत तेज वर्षा होने के आसार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को तोशाखाना मामले में 3 वर्ष की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने इस मामले में इमरान खान को दोषी पाया। सजा सुनाए जाने के कारण इमरान खान 5 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने इमरान खान को जमान पार्क स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया। कोयंबटूर कभी अपनी जीर्ण शीर्ण झीलों तथा गंदगी के लिए पहचाना जाता था। अब वो अपने झील प्रबंधन के लिए देश के सभी नगरों के लिए रोल मॉडल बन गया है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इन झीलों को सलीके से विकसित किया गया है, जिनसे कोयंबटूर की सुंदरता को 4 चांद लगे हैं और पर्यटन के नए केंद्रों का सृजन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम को बधाई दी है। कल इस प्रतियोगिता के कंपाउंड टीम फाइनल में भारतीय टुकड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त मैक्सिको को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय टीम में वी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर शामिल हैं। विजयी टीम को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र के सक्रिय उपायों से माओवादी गतिविधियों पर बहुत हद तक रोक लगी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू कश्मीर आतंकी केंद्र से पर्यटन केंद्र बनने के मार्ग पर आगे बढ़ा। सरकार ने कहा है कि लैपटॉप, टैबलेट और निजी कंप्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष की 1 नवंबर से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक राष्ट्र एक डिजिटल पुस्तकालय की परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत का राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय विकसित किया जा रहा है। और आकाशवाणी आज शाम अटारी
बाहरी सीमा पर युवाओं और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ भारत की G20 अध्यक्षता का उत्सव मनाएगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।